हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज आप हमारे बीच में हैं। और वास्तविकता है कि योग के यदि इस समय तथाकथित विद्वानों को हटा दिया जाए तो जो वास्तविक विद्वान है उन श्रेणी में यदि कुछ नाम देखा जाए तो उसमें से आपका नाम हमेशा से जो है वो लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा। बतौर महिला अपने आप में, चूंकि भारत में देखिए ऐसा, हालांकि कहना मैं भी बड़ा प्रो वुमेन हूँ, बावजूद इसके मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि भारत में योगा में महिलाओं का करियर पुरुषों की अपेक्षा जो है वो काफी नीचे हो चुका है। तो जो महिलाएं हैं वो आगे नहीं आ पाती। ऐसी परिस्थिति में आपने और दो चार और, जैसे प्रोफेसर सरस्वती काला मैम है, वो इस तरीके के दो चार नाम है, दो ही चार नाम है जिसे हम उंगलियों पे ले सकते हैं यदि योग के टॉप ग्रेड में देखा जाए तो। हमारे बीच में अभी विभिन्न माध्यमों से करीब 50 छात्र जुड़ेंगे। इसमें भी आप देखिएगा लगभग 90% जो छात्रों की संख्या है उसमें महिलाएं हैं और अधिकतर लोग जो है वो योग से संबंधित हैं या योग के छात्र हैं या योग के शिक्षक हैं। आज आपकी उपस्थिति इन समस्त महिलाओं के लिए एक उत्प्रेरण का कारण बनेगी, क्योंकि ये उत्प्रेरण ऐसा उत्प्रेरण होगा जिसके माध्यम से ये महिलाएं जो हमारे साथ में बतौर छात्र जुड़ रही हैं उन्हें अपने भविष्य के प्रति थोड़ा सा जो है वो एक स्टेबिलिटी नजर में आएगी कि कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो और मैं पहले ही, चूंकि इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, आप कंटिन्यू की बोलेंगी, तो मैं पहले ही आपसे एक करबद्ध प्रार्थना कर देता हूं कि आप थोड़ा योग गरिमा के भी विषय में प्रकाश डालिएगा, रिसर्च पेपर्स के विषय में भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा, जिससे ये जो हमारे छात्र हैं, अधिकतर लोग इसमें नेट प्रिपरेशन से संबंधित हैं और योग शिक्षक है, तो उन्हें भी थोड़ा सा जो है वो मार्गदर्शन मिल जाएगा, रिसर्च पेपर क्या होता है, कैसे पब्लिश करते हैं और योग गरिमा के साथ में ये लोग कैसे एसोसिएट हो सकते हैं और इनके भविष्य के लिए आप किस प्रकार से जो है वो थोड़ा सा सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो आगे मंच आपका है मैम, पूरी तरीके से आप सक्षम हैं वक्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा एक आधार बना करके योग के लिए दिया है और आदरणीय शिवम जी को, उनकी टीम का मैं स्वागत करती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि ये एक ऐसा मंच जो वास्तविक ज्ञान का आदान प्रदान कर रहा है। जैसा कि अभी इतनी अक्षयोक्ति के साथ इंट्रोडक्शन दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। योग जो है केवल मेरा शौक है और केवल योग करना शौक नहीं है, मेरा शौक था पढ़ाना, मेरा पैशन है कि वास्तविकता में हम जाएं। आपने बुरा मत मानिएगा, सारे योग साधक लोग हैं, आपने देखा होगा कि गली गली में आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, लेकिन क्या वास्तविकता से हम कितना दूर जा रहे हैं किसी ने सोचा नहीं। मेरा ध्येय ये रहता है कि मैं उस चीज के अंदर तक जाऊं। जैसे कि अभी हम नाथ योग का, मेरा आज विषय है कि नाथ योग का परिचय, मैं उसको घुमा के आपके सामाजिक जीवन में ही लेकर के आऊंगी। दो चीजें हैं योग में, एक तो मन पे नियंत्रण पाना और एक प्राण पर विजय पाना। दो शाखाएं हैं। नाथ परंपरा किस पे काम कर रहा है? नाथ परंपरा काम कर रहा है प्राण पर। और पातंजल योग जो है, महर्षि पतंजलि का जो मार्ग है, वो मार्ग दिखा रहा है मन पर हम नियंत्रण कैसे पाए। और नाथ योग का जो मार्ग प्रशस्त है, जिसके आपने सभी लोग जानते हैं कि महर्षि जो हमारे शिव भगवान जो हैं, वही इसके जन्मदाता कहें आप, वहीं से ये नाथ परंपरा का आरंभ हुआ है। सब लोग इस विषय में अच्छे से जानते हैं कि नाथ परंपरा अगर आरंभ हुई है तो यहाँ से नाथ का मतलब हो गया स्वामी। तो शिव शंकर से इसकी हुई स्वामी, एक कह तो दिया हमने स्वामी, लेकिन शब्दों की गहराइयों तक जाना है हमको, उनके वास्तविक ज्ञान तक जाना है। किस प्रकार का स्वामी? क्या हम स्वयं को साध पा रहे हैं? हम स्वयं के स्वामी हैं, हम स्वयं को साध पा रहे हैं? नहीं। एक बहुत अटपटी बात आपको लगेगी, आज हम जो जीवन जी रहे हैं क्या वो वास्तविक व्यवस्थित जीवन है? हम योग का अनुसरण कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता है हम योग के किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सारे मार्ग हैं इसमें, कर्म योग, भक्ति योग, आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, हठ योग, लय योग, ढेर सारे।
हम किसका अनुसरण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न हम स्वयं से नहीं करते हैं। हमको जो थोड़ा सा मिलता है हम उसको दिखाते हैं कि हम बहुत विस्तृत रूप में इसको जान चुके हैं और आपके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना सा आप लें, वो आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए, वो आपके मन पे नियंत्रण वाली बात है वहां भी दिखना चाहिए, आपके विचारों में आना चाहिए। जिस दिन वो आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारों में उतर गया, उस दिन आपने वास्तविक योग कर लिया। बढ़िया से आसन लगाइए, डेमोस्ट्रेशन दीजिए, ठीक है, ये कला है, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है इस कला का, लेकिन गंभीरता से अंदर इस विषय में जरा प्रवेश तो कीजिए। आप केवल एक स्टेप चढ़े, एक सीढ़ी चढ़े, बाकी का क्या? नाथ की अगर मैं बात कर लेती हूं तो आपने देखा होगा उनकी जीवन शैली कैसी थी। उनकी जीवन शैली भिक्षुओं वाली क्यों थी? क्योंकि उनके अंदर अपने जानने की इतनी जिज्ञासा थी और उन्होंने स्वयं को जाना और इस जीवन में रह कर के मोक्ष को प्राप्त किया। और मोक्ष के लिए हम सभी लोग भागते हैं, हमें क्या करना है? हमारी कुछ सिद्धियां, जब बहुत सारे साधक ऐसे हैं, कुछ सिद्धियों को जगाने की, कुछ शक्तियों की, कुछ कुंडलनी शक्ति मिल जाए और थोड़ा सा जरा एक बढ़िया सा मंच मिल जाए। मंच देने के लिए भी एक प्रतिभा चाहिए। जो मैंने सबसे बेहतर मैंने देखा, मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन शिवम जी से इतना प्रभावित हुई क्योंकि मैंने कई बार उनको देखा है। उनकी जो ऊर्जा है, आप कभी भी देखिए, उनकी ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। वो ऊर्जा उनके व्यक्तित्व में दिखती है। वो योग जो है, जिस योग की मैं बात करना चाहती हूँ, वो उनके व्यक्तित्व में दिखता है। हम उस योग को पाने की इच्छा रखते हैं, उस मार्ग के अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए एक मंच बनाया, जो मंच आज सभी के लिए एक बहुत अच्छा आधार जो है, एक बोलते हैं ना मूल आधार, उसका कार्य करेगा। उसी श्रृंखला में जैसा कि अभी शिवम जी ने बोला है, तो मैं उस विषय पे आ जाती हूँ। मैं अपना विषय आगे नॉन स्टॉप कंटिन्यू करूंगी। इससे पहले मैं बता दूं, जो महिलाओं की बात हो रही थी, वास्तविक में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन योग के क्षेत्र में पीछे क्यों? मैंने जहां पर भी देखी है, मोस्टली महिलाएं हमारी बहुत कम है इस क्षेत्र में आगे। प्रैक्टिकल क्षेत्र में, हडयोग के क्षेत्र में आगे हैं। अगर हम इस लाइन में देखें तो इस क्षेत्र में अभी महिलाएं पीछे हैं। मेरे मन में अनायासी एक विचार आया कि मैं सबके पास जाती हूँ। केवल 21 रिसर्च जर्नल हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं। 2 जर्नल हमारे यहाँ के हैं, बाकी जो पेपर पब्लिश करते हैं, जो बच्चे हमारे नेट के हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, तो एक रूल है कि 2 पेपर उनको पब्लिश कराने ही पड़ेंगे ड्यूरिंग पीएचडी। उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एपीआई स्कोर काउंट होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम 5 पेपर चाहिए और एसोसिएट के लिए मिनिमम आपको 7 पेपर चाहिए, तब आपका एपीआई काउंट होता है। फिर उसके लिए भी उन्होंने एक नियम लगाया है कि रेफर्ड और पीयर रिव्यूड होने चाहिए, और जर्नल जो हम लोग एक पत्रिका टाइप से बना लेते हैं, उसके रिसर्च पेपर नहीं चलेंगे। ये यूजीसी की गाइडलाइन है। बहुत सारे चेंजेस बीच बीच में आते रहते हैं। तो अनायास एक बात आई कि पेपर में दूसरों से पब्लिश करवाती थी अपने और भेजती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे सारे लोग जो जानने में आते थे, पूछते थे कि मैम कहाँ होगा, आप कहाँ कराती हैं, तो मैं सारे मैं क्यों नहीं कर सकती इस काम को। तो मेरे आदरणीय गुरु हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइन में। सिर्फ मेरी एक इच्छा, अनायास मैंने इच्छा की, और आप देखिए दोनों योग के क्षेत्र की हैं, उन्होंने तुरंत उसको समझा और उन्होंने बोला मैडम आप एक जर्नल लॉन्च कीजिए। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, तो बोले होगा जर्नल, क्योंकि सर इंटरनेशनल जर्नल चलाते थे आदरणीय गुरु हमारे। उन्होंने तुरंत एक नाम दिया कि आपका योग का जर्नल होगा, मैडम एक नाम दीजिए। तो नाम में मैंने क्या कहा, तो ये जो आज शिवम जी ने बात की, यही सेम बात आज 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले सर ने भी बोला कि कोई भी जर्नल का मैं नाम देख रहा हूं, नाम एक यूनिक होना चाहिए और क्यों ना शुरुआत आपके नाम से की जाए, योग गरिमा को आगे बढ़ाया जाए।
तो योग गरिमा मेरा एक इंटरनेशनल रेफर्ड पीर रिव्यूड जर्नल है जिसका DOI जनरेट हो चुका है। ये ऑनलाइन होगा और हर जगह आप कहीं पे भी DOI नंबर जो होता है वो मस्ट होता है। या तो आप ऑफलाइन ले लें, ऑफलाइन का इतना नहीं रह पाता है, अगर ऑनलाइन है तो इट मीन्स वो फेयर है। फेयर किस लिए है? DOI जनरेट होते ही आप कहीं पे भी डालेंगे, आपको कहीं पे भी अपनी PDF नहीं लगानी पड़ेगी, DOI नंबर डालिए, हर जगह आपको आपका पेपर मिल जाएगा। दूसरा उसमें एक फायदा ये हो जाता है कि DOI के साथ जब हम अपना पेपर पब्लिश करा रहे हैं, इंटरनेशनल रेफर्ड है, और इसमें जो आता है ना कि कहीं कट एंड पेस्ट ऑफ कॉपी वन, जो एक बहुत रहता है ना कॉपीराइट का मामला, आप चोरी नहीं कर सकते, साहित्यिक चोरी, क्योंकि इसमें तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और पेपर्स हमको ऐसे लिखने चाहिए, थियोरेटिकल की बजाय थोड़े से हमें इंपीरिकल वर्क करने चाहिए। एम्पिरिकल वर्क कैसे करने, आप इफेक्ट देखिए। जब आप इस लाइन में उतरे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो भी अध्ययन कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अध्ययन कैसे करेंगे आप, इंपीरिकल वर्क कैसे करेंगे? गाइडलाइन कहीं से भी आपको मिले, आप अपने गुरु से सवाल कीजिए। नहीं है तो जहां जितनी मेरी मदद मिल सकेगी मैं आपको अपनी मदद दूंगी। उसमें बस कॉपी एंड पेस्ट नहीं होगा, आप किसी भी जगह पे, आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैं इतनी दूर कैसे आ गई, आज मैं छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे आदिवासी लोग हैं, मुझसे किसी ने नहीं कहा, उन पे वर्क करने मैं बराबर चाह रही हूँ। उन पे मैं क्या इफेक्ट देख रही हूँ कि आप देखिए उनका इमोशनली, उनका बिहेवियर। 3 महीने हो गए हैं मुझे उन पे काम करते हुए, उन्हें मैंने कोई उछल कूद नहीं कराई है, सिर्फ मेरे मन में एक जिज्ञासा आई थी, जो मेरा आज का विषय होगा। यहाँ पर मैं महर्षि यूनिवर्सिटी में हूँ, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर। महर्षि महेश योगी जी की ये यूनिवर्सिटी है और ऑल इंडिया लेवल पे इनके महर्षि स्कूल्स चल रहे हैं। इनका एक ध्यान है भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। सुना था मैंने, कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने यहाँ करना शुरू किया, लोग कराते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करते हैं, ऐसे करके मैं समझ नहीं पा रही। इसकी एक खास बात मैंने तब देखी, ये दीक्षा देते हैं और मंत्र कान में बोलते हैं, उस मंत्र के साथ फिर ध्यान आरंभ होता है। 5 दिन का ये लोग प्रशिक्षण देते हैं। वो उस प्रशिक्षण को लेने के बाद जो मैंने महसूस किया, फिर अनायास भाव आया कि क्यों ना मुझे इस पे काम करना चाहिए। वही काम मैंने उन बच्चों के साथ करना शुरू किया, तो आज उन बच्चों में मैं अंतर देख रही हूँ कि कितने अच्छे से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो बच्चे कभी उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, और आप समझ सकते हैं ट्रैवल जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। एक संस्था है, एक आश्रम है यहाँ पे, जो बच्चों को लाती है, ट्रेंड करती है, उन लोगों को एक धीरे 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 जन सामान्य का माहौल प्रदान करती है, वातावरण प्रदान करती है। तो उसमें जब अचानक मैं यहाँ पर जगह जगह जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर योग जो है बहुत पहला एक ऐसा स्टेट जहाँ योग आयोग बना हुआ है, लेकिन योग के प्रति उदासीनता भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं बराबर क्षेत्र में भागने का प्रयास करती हूँ कि उन बच्चों से मैं संपर्क करूं, क्योंकि यही हमारी भावी पीढ़ी है, यही हमारी बात को अच्छे से समझ सकती है। उस भावातीत ध्यान को जब मैंने कड़ियां जोड़ी, तो मैं नाथ संप्रदाय में पहुंची और मैंने देखा कि ये लोग क्या करते थे। सबसे ज्यादा ध्यान, आपने देखा होगा, ध्यान पे इनका फोकस रहता था। सबसे ज्यादा इन लोगों का फोकस हमेशा, आपने देखा होगा, ध्यान में तल्लीन ये लोग रहते थे। कभी किसी ने बहुत सारे ऐसे महर्षि के विषय पढ़ा है, कभी आपने उनको देखा हो कि खूब आसन किए उन्होंने, खूब प्राणायाम किया, बहुत सारा हठ योग किया। सबसे ज्यादा किया तो ध्यान, और हम वही चीज छोड़ देते हैं, बाकी हर चीज पे हमारा फोकस है। और ध्यान अगर हमें मिल भी जाता है तो हम किस स्तर तक उस ध्यान को अपना पाते हैं। गोरखनाथ जी के विषय में भी, मस्तेंद्र नाथ जी के विषय में भी मैंने देखा, और कुल मिला के निष्कर्ष मेरा यही निकला कि ध्यान पर हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में चलते चलते जैसे ही ये विस्तृत रूप लेगा, वैसे ही हमारे ज्ञान चक्षु खुलते चले जाएंगे, और विवेक, बुद्धि, जो वैराग्य की और प्रज्ञा की बात करते हैं, वो सारी ग्रंथियां हमारी खुलती चली जाएंगी,
और हम किस अवस्था में आ जाएंगे हम उसका बिल्कुल अनुमान भी नहीं लगा सकते। यहीं बैठ करके हम मोक्ष की अवस्था में भी होंगे। मोक्ष की अवस्था किसे कहते हैं आप? हम समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और कोई भी मार्ग इससे सरल मार्ग योग में नहीं है। जो हमारे विचारों में आज अव्यवस्था बनी हुई है, जो हमारे व्यवहार में आज अव्यवस्था बनी हुई है, विचारों में अव्यवस्था कैसी? आप सबसे पूछते हैं घर में, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, और आपका क्या इंटेंशन रहता है? मुझसे भी लोग पूछें, मेरी केयर करें। आप सबके लिए कर रहे हैं, और जब आपसे कोई अपेक्षाएं जो आपने लगाई है ना, वहीं से द्वंद्व, वहीं से कष्ट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, और वही हमारे विचारों में विकृति उत्पन्न करते हैं, वही चीज हमारी भावनाओं में विकृति उत्पन्न करती है, और वहीं से हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं और अव्यवस्थाएं आरंभ हो जाती हैं। ये मैं कहीं लिखी हुई बात नहीं बोल रही हूँ, ये अनुभव की बात है, क्योंकि मैंने जो इस लाइन में 19 साल का अनुभव है मेरा, मैं वो अनुभव बोल रही हूँ। किताबें आप पढ़ लोगे, गोरखनाथ जी का जन्म कब हुआ, उनके कितने शिष्य थे, मस्तेंद्र नाथ जी का जन्म कब हुआ, लेकिन सीखने वाली बात जो है वो एक वही से निकल के आएगी जिसने अनुभव किया होगा और जिसने उस मार्ग पे चलकर देखा होगा। वही बता पाएगा कि वास्तविकता उस मार्ग की क्या है। जब इस चीज में गहराई में पहुंचते हैं तब हमें पता लगा कि हमारे कष्ट का कारण, मैंने इसके लिए ऐसा किया, इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, नहीं पूछा, क्यों भाई, क्यों हूं मैं दुखी, क्यों हूं, मैंने क्या किया, आज मैं परेशानी में हूं तो इसकी वजह से, आज मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से। वास्तविकता से तो आप परे हो गए, वास्तविकता तो आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। ये अवस्था जो है ये आपको वास्तविकता का दर्शन करेगी और आपके अंदर इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास बढ़ देगी कि आपको किसी से अपेक्षाएं तो छोड़ो, किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करेंगे। स्वयं में आप सक्षम होंगे और जो कल्पना आपने की होगी, जो आपने विचार किया होगा, जो लक्ष्य का निर्धारण आपने किया होगा, 100% पूर्ण होगा। ये देखिएगा, महसूस कीजिएगा। आप अपने मार्ग पे इतने अच्छे से चल पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना आप रुक नहीं सकते। किसी की भी बात का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जान चुके हैं वास्तविकता क्या है। वो ये सारी चीजें कहां से आएंगी? क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। जब हम अवेयर हो जाएंगे तो सारी चीजें वहीं से आएंगी। लेकिन अवेयर किसके प्रति होना है? पहले हमें स्वयं के प्रति अवेयर होना है। योग कह रहा है जोड़ना। किस चीज से जोड़ना? पहले हम अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से तो जोड़ लें। इसलिए महर्षि पतंजलि वाला जो मार्ग है वो सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि वो मन पे नियंत्रण की बात करता है, वो हमारे चित्त की शुद्धि की, हमारे विचारों की शुद्धि की बात करता है, हमारे जो व्यवहार है उसको सुव्यवस्थित करता है, आंतरिक जो विचार हैं, आंतरिक जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनसे निकालता है। इसलिए महर्षि पतंजलि के मार्ग को सर्वोत्तम मार्ग कहा जाता है। परंतु जो नाथ परंपरा है, जो नाथ योग है, जो हठ योग है, हठ योग की उत्पत्ति नाथ परंपरा से हुई है। वो प्राणों पर विजय पा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हठ योग में हमने पढ़ लिया से वो शक्ति, कुंडली। वास्तविकता में हम अभी भी नहीं पहुंचे। हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना है। वहां हम अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं दूसरे मार्ग से, यम नियम के द्वारा होते हुए पहुंचेंगे हम वहीं ध्यान पे ही जाके। हमें लक्ष्य, जो लक्ष्य तक पहुंचाएगा वो सीढ़ी हमारी ध्यान ही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। अब हमें लाइट की सप्लाई अपने घर में चाहिए, तो हम जाके लाइट की सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं?
मेन पावर हाउस से अगर जहां कहीं पे भी ब्लॉकेज आया, सप्लाई बंद। फिर छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगाए गए, तब आपके घर की सप्लाई आई। वो कोई वैसे ही हमारी बॉडी इतनी विकृत हो चुकी है, हमारा शरीर विकृत हो चुका है, इसलिए हमें हठयोग का सहारा लेना पड़ा। पहले हमें अपने शरीर की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ी, उसके बाद हम आगे बढ़े। मीन्स अगर हायर वोल्टेज हमें देना है तो उस हिसाब से हमें वायर का भी इंतजाम करना होगा। तो वही चीज इस साधना में आई। मार्ग अलग थे लेकिन लक्ष्य एक ही था। जब हमने इनके मार्ग को पकड़ा, ध्यान की जो मैं बात कर रही थी, किस प्रकार का ध्यान था? गोरखनाथ जी के विषय में अगर सुना हो तो इनकी उत्पत्ति गड्ढे से हुई है, ऐसा कहा जाता है। वो उसी गड्ढे में ध्यानस्थ रहे, किसी ने उन्हें आसन करते हुए नहीं देखा। आसन कीजिए, क्योंकि आज की आवश्यकता है। वर्तमान आधुनिक युग जो है, वो वैदिक युग और आधुनिक युग, इन दोनों में बहुत अंतर आ चुका है। हम लोग उस चीज से दूर हटते हुए चले गए। हठ योग के केवल एक क्षेत्र में हम सिमट कर रह गए। हमें उस दायरे को खोलना है, आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा का विस्तार करना है। और प्रत्येक क्षेत्र में हमें, आप 10 लोग हैं तो एक ही क्षेत्र पे फोकस मत कीजिए। 10 लोग हैं तो 10 क्षेत्र को पकड़िए और फिर देखिए, अलग अलग क्षेत्र में चलने का प्रयास कीजिए। लक्ष्य अपने आप सध जाएगा और ये बीड़ा हम ही आप उठाएंगे और कोई नहीं करेगा। किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा अपने से बाहर निकलिए। आज शिवम जी बाहर निकले, उन्होंने हम सबको यहाँ पे एकत्र किया इसीलिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करेगा, वो अनुभव ही हम एक दूसरे को मिलाएगा और उसी के द्वारा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपने क्षेत्र को, अपनी ऊर्जा को विस्तृत कर पाएंगे। तब हम इस गहराई में पहुंच पाएंगे। ध्यान की अगर मैं बात कर लेती हूँ, जो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि ध्यान 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 ध्यान, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जहां ध्यान की बात ना की गई। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था, हमारे गुरुओं ने हमें बताया था कि हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे और वैसी ही हमारी मन स्थिति बनती चली जाएगी और वैसा ही हमारा शरीर कार्य करने लगेगा। क्योंकि हमारे मनस पटल से जो तरंगे निकलती हैं, तो जिस प्रकार की वाइब्रेशन हमसे निकलेगी वैसी ही वाइब्रेशन दुगनी मात्रा में हमारे पास वापस आएगी। तो सोचो जरा कि हमें कैसी वाइब्रेशन चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में ध्यान लगाना आता होगा, या वास्तव में जो योग है, वास्तविक योग की जो मैं बात कर रही हूँ, जो अनुभव में उतर कर अंदर कार्य कर, एक प्रोफेशन अलग है। आज की आवश्यकता है, प्रोफेशन भी जरूरी है, परंतु कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व की मैं बात कर रही हूँ, उसको अंदर रखिए, जगा कर रखिए, उसके प्रति जागरूक रहिए। तब आप इस अनुभव को बहुत सरल से पा पाएंगे। कोई भी प्रश्न, कोई भी ऐसी में आकर के, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, अगर हम फिजिकल वर्क की ही बात कर लें तो फिजिकल वर्क में भी सबसे पहले आप देखिए किसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो है हमारा शरीर। सत्यानंद जी की एक बात याद आ रही है मुझे, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्होंने उस पुस्तक में कहा है कि ध्यान में, और यदि शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव या कष्ट है तो चेतना उसी ओर उन्मुख रहेगी। हम आपसे कहें आप सीधे बैठ जाइए और आपकी परेशानी है पैरों में या आपकी परेशानी है कमर में, तो आप बैठ पाएंगे? नहीं। इसलिए पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना होगा। आज आधुनिक
जो समय चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, उसमें पहले हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हठ योग का सहारा लेना पड़ेगा। 2 मार्ग यहाँ पर आपके लिए चल रहे हैं, आपके लिए प्रशस्त हुए हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा बन के वही हमारे ऊपर आ रहा है। और अगर ये नहीं हुआ, शरीर स्वस्थ नहीं हुआ, तो कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो पाएगा। आप अपने दैनिक जीवन में इसको अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। अब ये हमारे से कैसे खेल रहा है, ये देखिए। इसका मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसकी प्रकृति को थोड़ा सा समझ लो। जो मानस तरंगे हैं ना, ये वो हमारा वो कार्य करती हैं जो हम सोच नहीं सकते और हम जानते भी नहीं है। अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा तो 4 प्रकार की तरंगे हैं, जिसे कहते हैं बीटा तरंगे, अल्फा तरंगे, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंग कौन सी होती है? जो जागृत अवस्था में पाई जाती है। जब हम कोई बाह्य क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, ये प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं। इनका कार्य जो होता है सोचना, चिंता करना। ये हमें क्या फ्लक्चुएट करती हैं, सेंसेशन देती हैं, अवेयरनेस थोड़ा सा हमारे अंदर लेकर के आती है। ये बीटा तरंगे हैं। फिर दूसरी आई अल्फा तरंगे। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं उस समय ये बहुत मंद मंद अवस्था में फ्लक्चुएट होती है। जब ये फ्लक्चुएट होनी शुरू कर देती, ये स्वतः अपने आप आती हैं। लेकिन कब? जब हमारा मन, हमारे विचार शांत होते हैं तब। हम बैठे हैं ध्यान लगाने के लिए, मन चल रहा है, अभी मुझे खाना बनाना है या मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अभी अगली क्लास की तैयारी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस समय आप देखिए ये तरंगे साथ नहीं दे पाई। हमें अपने आप को बताना होगा कि हम किस लिए बैठे हैं, हम ध्यान करने जा रहे हैं, हमें अपने आप को बताना होगा। तब ये अल्फा तरंगे अपने आप, क्योंकि अवेयर हमें अपने लिए होना है। जब हम अवेयर होना शुरू कर देंगे, जागरूक होना शुरू कर देंगे, तो ये अल्फा तरंगे स्वतः आती हैं। आपको उठानी नहीं है, जगानी नहीं है, उन्हें बोलना नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को थोड़ा स्थिर होने देना है। इनका संबंध जो होता है वो तनाव शून्य अवस्था से होता है। जब आप बराबर रोज बैठेंगे, कितना भी आप परेशान क्यों ना हो, आप केवल 5 मिनट बैठना शुरू कर दीजिए डेली। ये मत सोचिएगा कि मुझे स्ट्रेस कम करना है और मुझे कोई अपनी चित्त शुद्धि करनी है या मुझे कोई ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंचना है। कुछ नहीं, केवल आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 देखिए आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा आपका ध्यान कब लगने लगा। बशर्ते आपको सोचना हो। सोचने से तात्पर्य जबरदस्ती हमें रोकना नहीं है, सिर्फ हमें बैठ करके देखना है कि हो क्या रहा है। जो भी विचार आए आने दीजिएगा, बहना मत उसके साथ। भावातीत ध्यान की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। हम लोग कहते हैं अपने विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए, वो कहते हैं मत रोकिए, चलने दीजिए। जैसे आप किसी उसको फिल्म को देखते हैं, मूवी को देखते हैं, वैसे उन विचारों को चलने दीजिए, रोकिएगा मत। जब आप देखते रहेंगे धीरे 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 अपने आप शून्यता आने लगेगी, विचारों की गति धीरे धीरे स्वतः कम होनी शुरू हो जाएगी। ये अल्फा वाली स्थिति वहां आनी शुरू हो जाएगी। जब ये आनी शुरू हुई, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी। आपको स्वयं पता हो ये बहुत क्विक इफेक्ट करती है ये चीज। ये हमारे मन को, हमारी इंद्रियों के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब में स्थिरता लेकर के आती है, शांति लेकर के आती है अल्फा तरंग। फिर आती है तीसरी थीटा तरंग। ये हमारी नींद वाली अवस्था में सबसे ज्यादा
प्रवाहित होती है, उत्सर्जित होती है, थीटा। इसका संबंध जो है डायरेक्ट अचेतन मन से होता है। ये तरंग कब आती है? जब हम बहुत गहरे ध्यान में हो तब ये वाइब्रेशन आएगी, या जब हम नींद में होते हैं तब ये वाइब्रेशन देती है। और ऐसा जो है बच्चों में भी ये बहुत अच्छी रेंज उत्पन्न करती है, लेकिन वयस्क जो हैं उनमें ये रेंज कम रहती है। बच्चों में बहुत अच्छी, बहुत तेजी से ये कवर करेगी, ग्रोथ करेगी। जो वयस्क हैं उनमें थोड़ा सा लेवल कम होगा इस तरह का, थीटा का। और डेल्टा जो है ये बहुत ही गहन है और इस के विषय में कोई नहीं जान पाया है अभी तक। यही मोक्ष की अवस्था में ले जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे विचार शून्य, सब कुछ शून्य अवस्था में व्यक्तित्व जो है, साधक का वास्तविक व्यक्तित्व यहीं पे निकल करके आता है। अगर हम चाहें, ये किसकी तरंग है? आप देखिए, महात्मा बुद्ध की बात करूं तो उनका विपश्यना ध्यान बहुत ज्यादा प्रचलन में है। जिसको भी देखो उसका एक ध्यान, किसी का प्रेक्षा ध्यान है। ध्यान पे सबसे ज्यादा फोकस इसीलिए किया गया है कि ये इस तरंग को जो है वो नियंत्रित किया जा सके। और मैंने सारे ध्यानों को देखा है, सबका अध्ययन किया, और अंततः ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है, भावातीत ध्यान, इसमें मैंने रिसर्चें खोजी और पिछले काफी समय से मैं इस पे काम कर रही हूँ। तब मैं इसकी गहराई को जान पाई हूँ कि इससे ये थीटा तरंग जो है, गामा तरंग जिसे हम कहेंगे, गामा तरंग सबसे अच्छी लेवल पर निकल करके आती। महामहिम ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र जी के मैंने उद्बोधन को सुना, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया। और फिर मैंने कई लोगों की रिसर्चों को देखा और यहाँ पर फिर एक जिज्ञासा आई, तब मैंने यहाँ ये आरंभ किया इस चीज को, और वहां से मैंने अपने आप में स्वयं में बदलाव महसूस किया। और फिर वही यही अभ्यास मैंने दूसरों को कराया, उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं पता है। जब उन लोगों पे इसके प्रभाव को देखा तो वास्तव में लगा कि ये ध्यान सर्वोत्तम क्यों है, ये बात मुझे अब समझ में आई। क्योंकि जो हमारी तरंगे बिखरी हुई हैं, वहीं से हमारी विचारों में विकृति उत्पन्न हो रही है, और विचारों में विकृति उत्पन्न होते ही मन अशांत हो जाता है। मन के अशांत होते ही शरीर की भाषा बदल जाती है। लेकिन ये एक मार्ग ऐसा आया, जब कभी भी परेशान होते हो, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई मंत्र नहीं है, जो मंत्र आपके पास है, आप चाहे गायत्री मंत्र पढ़ दे, उसका एक अक्षर उठा लीजिए, कोई एक बीज मंत्र उठा लीजिए, उसको करना शुरू कीजिए। घेरण संहिता में आपने प्राणायाम पढ़ा होगा, सगर्भ और निगर्भ। एक बीज के साथ होता है, बीज मंत्र के साथ, और एक बिना मंत्र के हो सकता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, क्योंकि जिस वस्तु का हम चयन करते हैं उसकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो जिस मंत्र का, जिस बीज का हम अपने खेत में आप जो बीज डालोगे, फसल भी वही होगी। तो यहाँ पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप कभी भी पढ़ने बैठिए, कभी भी स्टडी करने बैठिए, आदत में ले आइए 5 मिनट, आपको केवल 5 मिनट आपको बैठना है। उसके बाद स्टडी कीजिए, फिर कीजिए मेडिटेशन, और फिर देखिए। आप कुछ मत सोचिए, स्वयं पर पहले स्वयं पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, दूसरों पे तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी हर चीज को जान चुके होंगे, उसकी हर गहराई को जान चुके होंगे। जब हम मानसिक तरंगों की ऊर्जा और बात करते हैं, मानसिक शक्ति और ऊर्जा तरंग की बात करते हैं, तो इनमें भी एक बहुत संबंध है।
इस विषय में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपनी पुस्तक में कहा है, उन्होंने कहा है कि संसार के सफलतम व्यक्तियों, मतलब जो महानतम, जो बहुत महर्षि उसके रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सिद्ध पुरुष रहे हैं, विभूतियों में वो जिनके पास विभूतियां ही विभूतियां ओतप्रोत हैं, उन सब की यही विशेषता रही है कि उनका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण बना रहा है। उन्होंने कभी भी अपनी मस्तिष्क की चेतना को बिखरने नहीं दिया। और आज हम अगर अपने मस्तिष्क की चेतना पे हम भी अगर कार्य करना शुरू कर दें तो लक्ष्य हमसे दूर नहीं है। चाहे आपके वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके परिवार का क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी कार्य का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके रोजगार का क्षेत्र हो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ परेशान कर सकता है, आपके कार्य में विघ्न नहीं डाल सकता। अगर विघ्न डाल रहा है तो और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आगे बढ़ करके आप दिखाएंगे। ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस ध्यान की बात कर रही हूँ, इस मार्ग की बात कर रही हूँ। ये एक बहुत गहरी बात हो गई, जिस विषय में मैं जितना बोलती जाऊंगी उतना कम ही रहेगा, क्योंकि हम एक आधुनिक जीवन में भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस पर अगर मैं प्रकाश डालूं तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में जो परिवर्तन आरंभ होने शुरू होते हैं, ये एक कहा जाए तो एक करंट का कार्य करते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो आप प्लग लगाओ बोर्ड में और जैसे ही स्विच ऑन करोगे वैसे ही करंट दौड़ना शुरू कर देगा। ये वही अवस्था है। जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे वैसे ही हमारे शरीर और मस्तिष्क में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही परिवर्तन होगा तो सबसे पहला परिवर्तन होगा, कार्टिसोल हार्मोन कम हो जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। सबसे पहला प्रभाव वही आएगा। और आप जितनी रिसर्चें पढ़ेंगे कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, आपको हर जगह लिखा मिलेगा कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। इस पे कई अध्ययन हुए हैं। उस अध्ययन में एक बात और आई सामने निकल करके, जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तब क्या होता है, स्टिमुलेट करते हैं। ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है किसकी, डॉर्सोलेटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट की। जो ब्रेन में हमारे डॉर्सोलेटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और किस पे इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से, लेफ्ट हिप्पोकैम्पस जो है उस पे इफेक्ट पड़ता है। जब इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज, लर्निंग एबिलिटी कब बढ़ेगी, क्यों, स्ट्रेस हार्मोन कम हुआ, हमारा मन शांत होना शुरू हुआ, वहीं से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी, यहीं से हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ी और इंफॉर्मेशन एबिलिटी ये भी हमारी रिटेन होनी शुरू हो जाती है। क्विक की बात कर रही हूं, जैसे ही बोर्ड लगाओगे, बोर्ड का स्विच ऑन करोगे, प्लग लगाओगे, करंट दौड़ना शुरू कर देगा। वही इस ध्यान की अवस्था है। फिर बात आती है दूसरा इफेक्ट, हम कहां पर देख रहे हैं, इफेक्ट हम देख रहे हैं पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स पर। इससे हमारे अंदर कहते हैं ना, अभी मैंने ऊपर बोला कि इन्होंने क्या बोला है, जितनी भी महानतम विभूतियां हुई हैं, जितने भी विद्युत जन रहे हैं, जितने भी महर्षि रहे हैं, उनका क्या था, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण बना रहा। उन्होंने अपनी मस्तिष्क की चेतना को बिखरने नहीं दिया। वो कहां से आया, मैं साइंटिफिक इफेक्ट की बात कर रही हूँ, साइंस की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। शास्त्रों ने तो ये बात कह के बात खत्म कर दी, उन्होंने
अपने मन पे नियंत्रण की, अपनी मस्तिष्क की चेतना पे नियंत्रण बना के रखा, उन्होंने अपनी चेतना को बिखरने नहीं दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो था हमारा पोस्टीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स। इसने क्या किया? हमारे अंदर नियंत्रण की क्षमता बढ़ा दी। नियंत्रण की क्षमता बढ़ते ही हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा था ना, जो चित्त की चंचलता थी, वो चंचलता कम हो गई। धीरे धीरे ये चंचलता जब कम होनी शुरू हो गई तो सीधी सी बात है, हमारा फोकस जो है वो बढ़ेगा और हमारे अंदर अपने लक्ष्य के निर्धारण की जो हम चल रहे हैं वो एबिलिटी हमारे अंदर आ गई। ये सिर्फ एक ध्यान की बात हो रही है, साइंटिफिक इफेक्ट की बात कर रही हूँ कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। विज्ञान से आप कैसे समझेंगे? वो ऐसे समझेंगे कि ये कार्य किसने किया, हमारे मन पे नियंत्रण लाने का कार्य। हमारा मन जो भटक रहा था, चित्त शांत होता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने ऐसा बोला है। अब चित्त की वृत्तियां शांत कैसी होंगी? तब उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास किस चीज का करोगे? कबीर जी ने एक बात कही थी, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यदि मैं 5 मिनट की जो बात कर रही हूं, आप 5 मिनट बैठ के देखिए तो सही, ये सारी पावर्स, ये सारी एबिलिटियां आपके अंदर आएंगी और आपकी ग्रोथ को बढ़ाएंगी। आपकी कैचिंग पावर, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी लर्निंग एबिलिटी, इन सब को बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी, इन सबको बढ़ाएंगे। और फिर आपका क्या कार्य होगा? फोकस आपका बनना शुरू होगा। और जैसे ही आप फोकस वाली अवस्था में आएंगे, आप 60% ऊपर आ गए। अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा नियंत्रण के लिए, बस अब आपको चलते जाना है। प्रयास वाली जो स्टेज थी वो खत्म हो गई। एक शोध हुआ था और ये शोध जो था शिन यामाटो हैं। शिन यामाटो ने अपने शोध में बोला था, इनका शोध का पूरा तो मुझे नहीं पता है, मेडिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इन द जनरेशन ऑफ अल्फा एक्टिविटी इंड्यूस्ड बाय ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। जो मैंने बात अभी कही कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे कार्य कर रहा है, उसकी वजह से आपके मन पे नियंत्रण आ रहा है, तो ये रिसर्च मैं आपको बता रही हूं, आप उठा के देखिएगा। शिन यामाटो की ये रिसर्च है। उन्होंने इसमें बताया है कि भावातीत ध्यान से किस प्रकार अल्फा तरंग को प्रभावित किया जाता है। और ये अल्फा तरंग क्या कर रही है? इसका प्रभाव पड़ रहा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे और इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स पर। उन्होंने स्पष्ट किया है इसमें। एमेडिला में फिर सेल वॉल्यूम होते हैं, उनको वो डिक्रीज कर रहा है। उनके डिक्रीज होने से क्या होता है? हमारे अंदर जो फियर आ जाता है, जो तनाव आ जाता है, जो भय आ जाता है, एकदम हम घबरा जाते हैं। कोई भी चैलेंजिंग कंडीशन हमारे सामने होती है, हम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। हमें उन सबसे बचाता है, क्योंकि वो सेल वॉल्यूम इतने इंक्रीज हो चुके होते हैं, वो हमको भयभीत करते हैं, वो भी यहाँ पर कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर निडरता आती है, हमारे अंदर साहस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी भी चुनौती से तो घबरा ही नहीं सकते। कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर चीज का विरोध होता है। आज मेरे लिए भी कोई सिचुएशन
कम नहीं है। आज मैं बोल रही हूँ, ऐसा मेरे लिए भी ये सिचुएशन थी नहीं। मैंने अपने लिए वो बनाया, वो मार्ग प्रशस्त किया, मैंने वहां पर एक ऊर्जा का विस्तार किया। वो कब कर पाई? क्योंकि मेरी ऊर्जा अपने आप में विस्तृत हुई, तब मैं उस ऊर्जा को चारों तरफ फैला पाई। और आज मैं उस क्षेत्र से बाहर निकल करके आई, और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं ये जो रिसर्च है इसको मैं सही साबित करूंगी और 4 कदम आगे बढ़कर दिखाऊंगी। इसीलिए मैंने बोला कि आपका फोकस एम्पिरिकल वर्क पे होना चाहिए। ये नहीं है ध्यान का प्रभाव। ध्यान का प्रभाव आपने लिया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। ये जो योग गरिमा जर्नल की बात चल रही है, इंटरनेशनल जो जर्नल है, ये साहित्यिक चोरी नहीं होने देगा, साहित्यिक चोरी नहीं होने देगा। आप ओरिजिनल वर्क लाइए, सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं इसको जीती हूं, योग को जीती हूं, मेरा शौक है ये, और उस कार्य को मैं करके दिखाऊंगी। और आप लोगों को मैं फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ, जहां पे जिसे हेल्प चाहिए मैं हमेशा तैयार। अब थोड़ी सी एक चीज रह गई है, इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में अब एक सिचुएशन है, कोई बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम से हम क्या करें? अब अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको इतना सारा बताऊंगी, आपकी समझ में नहीं आएगा, तो मेरा उत्तरदायित्व तो क्या होगा? गुरु का क्या होता है? गुरु का सबसे पहला उत्तरदायित्व तो क्या होता है? आप उसके पास क्या जाते हो? लेकर के समस्या। और गुरु कौन सा अच्छा होता है? जिसके पास आपकी समस्या का समाधान हो। यदि आपकी समस्या का समाधान उसके पास नहीं है तो आप उसे गुरु नहीं मानोगे, वो आपकी नजर में फेल है। तो गुरु की पहली क्वालिटी है कि उसके पास समाधान होना चाहिए। और यहाँ पे तो समाधान की कुंजी मिल रही है आपको, ये कुंजी है समाधान की। अब साथ ही साथ साइंस की ही बात चल रही है, साइंस भी इस चीज को मानती है, तभी तो इतने सारे शोध हो रहे हैं। अब मैं बात कर लेती हूं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जब बढ़ता है बॉडी में तो क्या होगा? नर्वस सिस्टम से, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, बहुत सारी विकृतियां हमारे शरीर में आएंगी, हमारा शरीर रुग्ण अवस्था में आना शुरू कर देगा। तो क्या हमें वेट करना है? नहीं, ये मार्ग सी रिएक्टिव प्रोटीन को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैंसर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको भी रोकेगा। मेरे पास 2 उदाहरण है इस चीज के। एक मेरे पिता स्वयं, उनको ब्लड कैंसर था और उनकी हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट रहती थी, और 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन का मतलब है कि वो व्यक्ति कभी भी कोमा वाली कंडीशन में चला जाएगा। और उस समय मैं स्टडी कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तो अक्सर जो एक बहुत बड़े विद्वान है वहां पर, प्रोफेसर जितेंद्र तिवारी, हमेशा ध्यान में तल्लीन रहते थे, बहुत कम निकल के बाहर आते थे। अब आने लगे हैं, थोड़ा सा सबके समक्ष बैठने लगे हैं, क्योंकि सबको ज्ञान की आवश्यकता है और अपने अनुभव, अपनी ऊर्जा से हम सबको लाभान्वित करते हैं। उस समय बहुत कम निकल के आया किया करते थे। अब उनके परिक्षेत्र में, उनके आसपास पहुंचते ही बहुत सारे अनुभव होने शुरू हो जाते, अपने आप विचार आने शुरू हो जाते थे। सबसे पहले उठ करके 4 बजे पिताजी मेरे 20 मिनट ध्यान किया करते थे कि पापा बस आपको ध्यान करना है। और उस समय हमारे पास कोई ध्यान की शैली नहीं थी। कौन सा था? सविता देवता का ध्यान, मतलब सूर्य का ध्यान।
वो ध्यान 20 मिनट का ध्यान धीरे धीरे कब 1 घंटे में बदल गया। और पूरे मैंने अपने 30 साल खुद देखा है उनको उस 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन पे चलते हुए। 30 नहीं, सॉरी 25 साल उस 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन पे चलते हुए और पूरी एक्टिव फुल स्फूर्ति के साथ, कोई लेजीनेस नहीं। मेडिसिन एक अपना रोल करती थी, लेकिन ध्यान जीवन शैली में सिर्फ मैंने उस समय मैं नहीं मानती थी। धीरे धीरे जब ये चीजें मैंने देखी तो मैंने वहां से सीखा, वहां से मुझे अनुभव मिले। और आज भी कभी भी मन विचलित होता है और मैं भूल जाती हूँ तो मेरे गुरु जो है वो मुझे आदेश देते हैं, मीन्स जो मेरे आसपास में जो मेरे गुरुजन लोग हैं, कि 10 मिनट बैठो जरा शांति से। बैठते हैं और तुरंत रिफ्रेश हो जाते हैं। कितने भी थके हुए क्यों ना हो, 10 मिनट अगर हम बैठ गए, कोई भी यहाँ पर बैठ गया तो रिफ्रेश हो जाएगा। ये विकृतियां हैं क्योंकि हम एक तरीके स्लो पॉइजन ले रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, रसायन हर चीज में है और वो रसायन हम ले भी रहे हैं तो वो विकृतियां भी उत्पन्न करेंगे। तो उन सब विकृतियों से बचाने का और अपने मार्ग पे जो हमने मार्ग चुना है उसको प्रशस्त करने का, उस पर चलने का साहस हमें यहीं से मिलता है। कोई भी रिएक्टिव प्रोटीन हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो, सब यहाँ से कंट्रोल होगा। मैं योग नियम में रहा है, अभी कुछ समय से नहीं है, बराबर नियम में मेरे रहा है। और मैंने इस चीज को महसूस किया कि कभी कितनी भी बड़ी चोटें क्यों ना लगी, हील अप बहुत जल्दी होता है उसकी बॉडी में। मेडिटेशन का एक बड़ा इफेक्ट मैंने देखा था, एक एक्सीडेंट में बहुत बड़ी इंजरी हुई थी और उसमें मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सबके हाथ पांव फूल गए कि क्या होगा, कि भाई मेमोरी लॉस हो गई। धीरे 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 मेमोरी वापस आ, लेकिन उसके लिए आपको जीना पड़ेगा उस चीज को, उस पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा कर लेते हैं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा। पूरी तन्मयता से उसको अपने व्यक्तित्व में आपको लाना पड़ेगा। जेनेटिक कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक ध्यान से मुक्त कर सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, सारी ही प्रभाव ही, मतलब वहां पर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। एजिंग फैक्टर को भी कम कर रहा है। और एजिंग फैक्टर के लिए सबसे ज्यादा सबसे मेन चीज क्या है, कौन इफेक्ट करता है, रोल किसका होता है, इंपॉर्टेंट रोल एजिंग फैक्टर में, टेलोमेरेज, ये उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमें और क्या चाहिए? आसन से हमारा केवल शरीर स्वस्थ हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। प्राणायाम से हमारी समस्त नाड़ियों के विकार दूर हो रहे हैं। हमारे अंदर हम मान रहे हैं हमारी सभी नाड़ियां शुद्ध हो गई, हमारे अंदर जो पावर है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी क्लियर होते ही। लेकिन यहाँ पर तो हमें पूरा खजाना मिल रहा है, फिर भी हमारी उदासीनता है, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कितनी भी बड़ी
जीवन में समस्या हो, कितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, ये एक ऐसा सरल सुगम मार्ग है, बिना प्रयास के। ना आपको मेहनत करनी है, सिर्फ आपको अपने जीवन के 24 घंटे में से केवल 5 और 10 मिनट जरा देने तो शुरू कीजिए अपने आप को। किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे आप, और आपसे ज्यादा कोई प्रसन्न व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि अंदर आनंद जो है अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और जो आनंद अंदर से आएगा ना, उसकी अनुभूति ही अलग होगी, उसे शब्दों में आप बांध नहीं सकते। मैंने ये देखा कि जब हम लोग स्टडी टाइम में थे तो लोग रटते थे खूब बैठ करके, और मेरे क्लासमेट्स मुझे डांटते थे कि तू पढ़ती नहीं है, तू फेल हो जाएगी। और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, मैं पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन अगर कोई बोलता था तो मैं सुनती जरूर थी। बस ये एक क्वालिटी मेरे पिता ने मेरे अंदर छोड़ी थी कि सुनना जरूर। जब ये लोग पढ़ते थे मैं केवल सुनती थी। मैंने उस चीज पे तब गौर नहीं किया, लेकिन वो शब्द जाते थे, ये लोग पढ़ते थे, क्लासमेट और रूममेट वगैरह पढ़ते थे, मैं सुनती थी। बस इतना चलता रहा, और परसेंटेज केवल 2% का अंतर रहता था। फिर मैंने एक लेख देखा, आर्टिकल मैंने पढ़ा, स्वामी सत्यानंद जी का, निरंजनानंद जी का था। उसमें उन्होंने बताया था कि एक बहुत उद्दंड बच्चा था, वो पढ़ाई नहीं करता था गुरुकुल में, तो उसके आचार्य उससे बहुत परेशान थे, और उन्हें चैलेंज दिया गया था कि इस बच्चे से तुम कुछ नहीं करा सकते। उन्होंने गीता की कोई बात बोले, नहीं यही बच्चा पूरी गीता सुनाएगा। अब वो बोल के चले तो आए, वो करे क्या? तो उन्होंने क्या किया, वो सुप्त अवस्था में, जो मैंने बोला ना अभी हमने बीटा तरंग की थीटा की बात की, कि सुप्त अवस्था में गहरी नींद में ये तरंग उत्पन्न होती है, उन्होंने उसके सोने का समय चुन लिया। जब वो बच्चा सोता था तब क्या करते थे, वो उसका पाठ करते थे। जब वो बच्चा सोता था तब वो वहां पर गीता पढ़ा किया, उसके श्लोकों का अध्ययन किया, और चले आते थे सुबह को उठ करके। जब उस बच्चे को बुलाया, बोले आपका बच्चा शिष्य तैयार है? उन्होंने कहा हाँ मेरा शिष्य तैयार है, और शिष्य को भेजा गया। तो सबको यही था कि ये कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन उस आचार्य को, उस गुरु को विश्वास था कि ये बोल पाएगा। और जब उन्होंने बोला कि बेटा सुनाना शुरू करो, सिर्फ एक शब्द बोला, शुरुआत की, और उस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। उसको भी विश्वास कि मैं ऐसा कर सकता हूं। उस बच्चे का पूरा व्यक्तित्व बदल गया, उसका चित्त शांत हो गया। जो मन उसका भाग रहा था ना इधर उधर, बिखरा हुआ था, उस बिखराव को उस गुरु ने कितने अच्छे से समेट के रख दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमें उदाहरण बनना है। हम भी तो इसी लाइन में है। मैं समझ रही हूँ समय बहुत हो चुका है क्योंकि एक ऐसा विषय है जितना बोलेंगे उतना कम है, और ध्यान पे मैं सबसे ज्यादा इसीलिए फोकस करती हूँ कि आज आप लोगों को इसकी आवश्यकता है। जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, आप लोगों को इसकी आवश्यकता है। बस थोड़ा सा अवेयर होना शुरू कर दो, और जरा पॉजिटिविटी के साथ, कोई निर्देशन आपके पास नहीं है, आप स्वयं में अपने गुरु बन जाओ। सिर्फ 5 मिनट बैठना शुरू करो, और फिर देखो इसके लाभ कैसे आप प्राप्त करते हो। जहां फोकस करोगे, जिस लक्ष्य का निर्धारण करोगे, 100% वो लक्ष्य पूर्ण होगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। आज बहुत हो चुका है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और फिर से हृदय की अंतरिम गहराइयों से मैं डॉक्टर शिवम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने एक ऐसे मंच को सबके समक्ष रखा है। अवश्य ही हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अध्ययनरत ये स्कॉलर्स हैं, उनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आपने एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया है
मैं ज्यादा ही नहीं कुछ कह सकती, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप एक रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रही हैं। अब रीढ़ की हड्डी से ज्यादा बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकती, बस आप उस मेरुदंड का कार्य कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बस आप ऐसे ही अग्रसर होते रहें इस मार्ग में और सभी के लिए एक प्रेरणा बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे इतनी तन्मयता से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच आदरणीय शिवम जी को समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत आभार। आपकी ये गरिमामयी वाणी जो है, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपके ब्रांड का भी जो नाम दिया आपके गुरुदेव ने, वो भी, और ये ओजस्वितापूर्ण गरिमापूर्ण वाणी जो है, ये भी बड़ी लाभकारी है। कुछ बच्चे मैम प्रश्न पूछते हैं, और जी ये बच्चे जो हैं वो अभी आपसे रूबरू होंगे। तो मैं चाहूंगा 2 से 3 सवाल आप लोग लीजिए, क्योंकि मैम चूंकि लेक्चरार हैं, दिन भर बोलना होता है, ऐसे में रात का 9:30 बज रहा है, तो ज्यादा नहीं बुलवाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा 2-3 सवाल, मोनिका ने भी हाथ उठाया था, तो 1-2 लोग और सवाल जिनको पूछना है विषय से संबंधित, विषयांतर ना हो, आप प्लीज आप ओपन कर सकते हैं अपने माइक को, आप पूछ सकते हैं। मैम नमस्ते। मैं आपसे एक सवाल करूंगी ध्यान को लेके कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उसमें से एक बच्चा है 4-5-6 साल का होगा। वो मैम जब भी मैं पढ़ाती हूँ वो 2 मिनट 3 मिनट में सो जाता है। ये 1 हफ्ते से हो रहा है। बाकी बच्चों को मैंने पढ़ाती भी हूँ, उसके साथ योग से जोड़ा है, तो वो अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो एक बच्चा है जिसे मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे जो आपने अभी बात बोली कि सोते हुए भी आप वो बोलते थे तो गीता उसे याद हो गई। तो क्या मैं ये चीज़ इस बच्चे पे अप्लाई कर सकती हूँ कि अगर वो सो भी जाए तो उसे डाँट के ना करके उसको वही पढ़ाती रहूँ जो मुझे पढ़ाना है, तो क्या इसका रिज़ल्ट मुझे दिखेगा? और दूसरी चीज़ मैं कि ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान कैसे किया जाए, सबसे बड़ा जी। प्रश्न यही है कि ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान के लिए देखिए, सबसे पहले बैठना तो शुरू कीजिए। सबसे पहले बैठना शुरू कीजिए कि आप सोचेंगे मैं ध्यान करने जा रही हूँ, मैं नहीं, आप बैठना शुरू कीजिए। केवल जब आप बिना विचार के बैठेंगी तभी आप सफलता पाएंगे। आप सोच के बैठेंगी कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, ध्यान में अभी भावातीत ध्यान जो मैंने सुना है, समझा है और देखा है, अनुभव किया है, उसमें मैंने बोला ना आरंभ में कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आपको सिर्फ 5 मिनट बैठना है, ये सोचिए। फिर आपका जो भी कोई मंत्र है, जो भी गुरु है, उसको लेकर के चलते रहिए। आपको किसी विषय में नहीं कर, सिर्फ उसी को अपने मन में देखिए, स्थिरता अपने आप आएगी, 100% आएगी। रही उस बच्चे की बात, तो पहले तो उसके घर गार्जियन से बात कीजिए कि क्या इसके साथ ये प्रॉब्लम शुरू से है, जड़ तक जाइए उसकी। क्या ये प्रॉब्लम उसके अंदर शुरू से है? कहीं ना कहीं उसके त्रिदोष कुपित हो गए हैं मैडम। कफ की जो है, कफ उसका विकृत रूप ले चुका है। कोई बात नहीं, वहां पे भी छोड़ दीजिए। आप अपने स्तर से जो प्रयास कर रही हैं, उसको प्राणायाम में भ्रामरी, ओम चैंटिंग, इस तरीके के कार्य कराइए और उसकी रिंग फिंगर पकड़ के बैठिए। आप कल ही उस पर ट्राई कीजिएगा। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के फर्स्ट पार्ट को यूं अच्छे से प्यार से, बहुत तेज मत दबाइएगा, प्यार से पकड़ के बैठिएगा और जो आप करना चाहती हैं, जो पढ़ाना चाहती हैं, पढ़ाइएगा। सेकंडों का अंतर आना शुरू हो जाएगा, बच्चे की आंखें खुली रहेंगी, वो नहीं सोएगा। लेकिन उस वक्त आपकी जो विचार जो होंगे वो यही होंगे कि ये बच्चा सोएगा नहीं और ये मेरी बात को सुनेगा और समझेगा और आपका लक्ष्य पूरा होगा। तुरंत से ही रिजल्ट मिलेंगे, इतना आप करके देखिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप जितने अच्छे से समझाती हैं ना, मुझे शायद ही किसी फीमेल टीचर ने समझाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपसे एक प्रेरणा मिली कि आप जैसा ही मुझे बोलना है क्योंकि मैं भी एक शिक्षक आप बोल बनूंगी रहे हो, तो बोल आप रहे हो, जैसे ही आप अच्छे से बोल पा रहे हो। आप लोग ये बात जान लीजिए, ये बात हालांकि मुझे मंच पे नहीं कहना चाहिए,